हेलो पार्टिसिपेंट्स, आई एम बैक। और आज हम लोग चैप्टर 6 करने वाले हैं ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। हमने 5 तक कर लिया हुआ है, तो आज हम 6 कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ सिर्फ वीडियो सुन लेने से आपका काम नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। विल हैव टू रिमेंबर देम एज वेल। तो धीरे धीरे याद करना शुरू कीजिए, बिकॉज इन द एंड अगर आप सोचेंगे कि मैं मगअप कर लूँगा, 5 डेज का ऑफ ले लूँगा और मैं याद कर लूँगा, या मैं कॉलेज छोड़कर पढ़ लूँगा और पढ़ लूँगी, तो नहीं होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप धीरे धीरे करके याद करना शुरू कीजिए, बिकॉज मैंने हाफ ऑफ द एक्ट पढ़ा दिया है। अब फर्दर हाफ बाकी हैं, और उसके बाद मैं रूल्स पढ़ाऊँगी। रूल्स में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो उनको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कभी फीस भी याद करना पड़ेगा। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग साथ साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए। सो चैप्टर 6 क्या है? यूज ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड रजिस्टर्ड यूजर्स। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे, एक मैं एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। पहले और कई बार ऐसा होता रहा है, कोई बड़ी कंपनी है जो अमेरिका में मे बी लॉन्च्ड है। फॉर एग्जांपल फूबू। फूबू आपको याद होगा, शार्क टैंक में एक डेमन करके थे, शार्क टैंक यूएसए, और उनका एक ब्रांड था फूबू। अभी मैं आपको अगर ऑफ रिकॉर्ड्स में ऐसे बताना चाहूँ, तो फूबू ब्रांड वाज बीइंग यूज्ड बाय अर्जुन कपूर व्हेन ही वाज लिटिल हेल्दियर। तो ये ओवर साइज्ड स्वेट शर्ट्स एंड ऑल बनाते हैं। तो मान लीजिए कि किसी को ये बात समझ में आ जाती है कि वो इंडिया में अब लॉन्च करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट्स को। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही इनको ये बात पता चली, उन्होंने ये रजिस्टर कर लिया अपने नाम पर, फूबू। उनके पास कोई मर्केंडाइज नहीं थी, कुछ उनको बेचना नहीं था, सिर्फ उन्होंने प्रपोज टू बी यूज के नाम से फूबू रजिस्टर कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, स्क्वैट किया। वो दूसरे का ये में अपना मकसद निकाले। यानी यहाँ पर अब क्या होगा, जब फूबू ब्रांड इंडिया में आएगा और लॉन्च करेगा, तो उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस हो जाना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर किया है। तो फूबू जाएगा उस बंदे के पास, कहेगा कि भाई मुझे ये दे दो, असाइन कर दो, क्योंकि मैं ये यूज कर रहा हूँ और मेरा तो ये ऑलरेडी बहुत दिन से यूज हो रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, वो मन माने पैसे मांगकर इनको ये फूबू ब्रांड जो है असाइन कर देंगे। तो ये क्या है, ये स्क्वैटिंग हो गई ना, ट्रेडमार्क स्क्वैटिंग हो गई। तो इस तरह से चीजें जहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन ही नहीं है यूज करने का, तुमने मतलब जेएलटी में उसको कर दिया रजिस्टर, तो तब उन सब सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट आया है, ये पर्टिकुलर चैप्टर है। उसके अलावा कई बार आप जानते हैं कि कंपनी कैसे रजिस्टर होती है। तो कंपनी रजिस्टर होने के पहले प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स जो हैं वो ऑन द बिहाफ ऑफ नॉट येट रजिस्टर्ड कंपनी लोगों से इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। तो इन्वेस्टर देखेंगे, आप शार्क टैंक में अपने देखा होगा, वो कहते हैं आपका प्रोप्राइटरी राइट क्या है, या आप किस नाम से कर रहे हैं, या तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी का नाम रजिस्टर करेंगे। पर अभी वो किसके नाम पर है, क्योंकि कंपनी तो अभी है ही नहीं। कंपनी है ही नहीं तो उसके नाम मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो किसके नाम पे करेंगे, प्रोप्राइटर अपने नाम पे कर लेगा, है ना। तो यहाँ फिर वो कंपनी को बाद में वो देगा, तो वो यहाँ पर उसको रजिस्टर्ड यूजर वो बाद में बनाएगा। वो ये कहेगा कि ये प्रपोज कर रहे हैं यूज करने के लिए फॉर द कंपनी, और इसको बाद में मैं कंपनी को दूंगा और वो कंपनी यूज करेगी, तो वो रजिस्टर्ड यूजर हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के सिचुएशंस के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन या फिर रादर कहूँ चैप्टर आया है। ये चैप्टर बड़ा है, तो 10 सेक्शंस इसमें, और सब सेक्शंस, मोस्ट ऑफ द सेक्शंस बड़े हैं। सो आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट आज बता रही हूँ, कल पार्ट 2 बताऊंगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी। So 46, section 46 says proposed use of trademark by a company to be formed. जैसे मैंने बताया आपको कि अभी कंपनी बनी नहीं है, कंपनी बनने वाली है, और जब तक बनी नहीं है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत कुछ है नहीं, मतलब इट्स नॉट अ लीगल पर्सन। तो उसके लिए प्रोमोटर्स होते हैं, और वो प्रोमोटर्स जो है वो जनरली अपने नाम पर रजिस्टर कराते हैं। सो यहाँ पर कहता है कि
ये प्रपोज होने वाली है यूज करने के लिए, इसके बेसिस पे वो रिफ्यूज नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि अरे अभी तो आपने यूज किया ही नहीं, आपका कुछ है ही नहीं, कंपनी नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, और आपको मैं रजिस्टर करने नहीं दूंगा। ये बात अलाउड नहीं है। तो किसके लिए, अगर ये चीज रजिस्ट्रार समझ जाए कि भाई ये जो रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक कंपनी के लिए है, और वह कंपनी जो है रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट 1956। तो अभी आपको पता है कि 2013 हो चुका है, अभी ये 56 1956 रह नहीं गया है, अमेंडेड इन 2013 रह गया है, तो हम लोग अब कंपनीज एक्ट 2013 ही कहते हैं। और वो कंपनी ही यूज करने वाली है, इंटेंड्स टू यूज, है ना, ये असाइन होगी कंपनी को। कौन असाइन करेगा? इन जनरल केसेस इट इज द प्रोमोटर विच इज द प्रोप्राइटर। तो प्रोप्राइटर ऐसा इंटेंट करता है कि इसको या तो कोई एक पर्सन या फिर कोई कंपनी यूज करने वाली है, ये कंपनी हमने यहाँ पे पढ़ा, और यहाँ पे एक रजिस्टर्ड यूजर होने वाला है, तो वही ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड यूजर, ठीक है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47, अभी ये 47 नीचे है, जस्ट हम लोग इसके बाद 46 के बाद 47 पढ़ेंगे। 47 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए उसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा। The provisions of Section 47 shall have effect in relation to trademark registered under powers conferred by this subsection, as if for the reference in clause A of subsection 1 of that section. Which section? अगर ये बोल रहा है that section, that means section 47. To the intention on the part of applicant for registration that a trademark should be used by him, there was substituted a reference to the intention on his part that it should be used by the company or registered user concerned. तो 47 में प्राइमा फेसी बता देती हूँ क्या है। जैसे मैंने आपको फूबू के लिए बताया कि उनका कोई इंटेंशन था नहीं यूज करने का, उन्होंने जस्ट जेएलटी ऐसे कर दिया, जस्ट लाइक दैट उसको रजिस्टर किया, या फिर वो उससे मुनाफा कमाना चाह रहे थे इन द लॉन्ग रन, तो उन्होंने रजिस्टर कर दिया। तो उन सब लोगों को रोकने के लिए वो प्रोविजन आया है। तो ये कहता है कि सेक्शन 47 इन पर अप्लाई ना हो जाए। किन पर? ये कंपनी के लिए जो प्रोप्राइटर ने रजिस्टर कर रखा है उन पर ये अप्लाई ना हो जाए, इसके लिए उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा जहाँ पे वो क्लियरली शो करेंगे कि यहाँ पे इंटेंशन है हमारा यूज करने का। फिर कहता है द ट्रिब्यूनल, ये थर्ड इसी का है, ट्रिब्यूनल इन अ केस टू विच सबसेक्शन 1 अप्लाइज, जो कि अभी आपने पढ़ा कंपनी लॉ का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन पे, रिक्वायर द एप्लीकेंट टू गिव सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एनी ऑपोजिशन और अपील। यानी क्योंकि वो बाद में तो ये रह नहीं जाएगा ओनर, ओनर तब वो कंपनी हो जाएगी रजिस्टर्ड ओनर, तो क्या होगा वहां पर ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑपोजिशन आया, अपील आया, वो कह दिया, क्योंकि प्रोमोटर और डायरेक्टर के बीच में ये इशू होती है, प्रोमोटर जो है मे भी अपने बेसिस पर उसने किसी से इन्वेस्टमेंट लिया है, तो बाद में डायरेक्टर कह सकते हैं कि भाई आपने उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारा कुछ इसमें डील नहीं है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन यहाँ आ जाए कि भाई किसी ने अपोज किया, क्योंकि अपोजिशन का रिप्लाई में भी आपको फीस देना पड़ता है, या फिर कोई अपील में जाना है तो फीस देना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वो कहते हैं भैया आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं दिया तो इसको हम लोग अबैंडन मानेंगे। वेर इन केस टू सबसेक्शन 1 अप्लाइज, विच इज कंपनी वाला पार्ट, a trademark in respect of any goods or services is registered in the name of the applicant who relies on intention, उसको ये लग रहा है कि मैं इसको जिसको असाइन करूंगा, जिस कंपनी को मैं असाइन करूंगा उसको यूज करने का इंटेंशन है। तो ये उसने कहा कि कंपनी के लिए मैं ये करवा रहा हूँ रजिस्टर, और कंपनी को यूज करने का इंटेंशन है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम देगा, और उस टाइम फ्रेम के विद इन या फिर कुछ सिचुएशंस में 6 मंथ्स तक इसको इंक्रीज कर देगा, एक्सीड कर देगा, अगर किसी ने एप्लीकेशन भेजा इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एज आई टोल्ड यू प्रिस्क्राइब्ड मैनर हम लोग रूल्स में पढ़ने वाले हैं, तो वो कंपनी को ये रजिस्टर करने के लिए देगा, पर वो टाइम पीरियड अगर चला गया तो फिर उसको वो रजिस्टर कंपनी के नाम पर नहीं कर पाएगा। लेट्स कम टू सेक्शन 47, रिमूवल फ्रॉम द रजिस्टर
एंड इम्पोजिशन ऑफ लिमिटेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ नॉन यूज। तो यहाँ पे दो मेजर सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस है 47 के, जहाँ पे मतलब ये दो चीजें कर सकता है रजिस्ट्रार। एक, या तो वो रिमूव कर दे इमिजिएटली इससे अपने रजिस्टर से कि किसी इस पर्टिकुलर पर्सन प्रोप्राइटर के नाम पर ये रजिस्टर हुआ था, या फिर वो उसकी लिमिट कर दे कुछ सिचुएशंस, कुछ कंडीशंस को, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो पहला कंडीशन कहता है कि जब उसने रजिस्टर किया था तो उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था उसको यूज करने का, उसका कोई, क्या द वर्ड यूज्ड इज बोनाफाइड इंटेंशन ही नहीं था उस एप्लीकेंट का यूज करने का, जैसे मैंने अभी तुमको फूबू का एग्जांपल दिया है, ठीक है। या फिर उसको, तो पहला कंडीशन है कि उसका इंटेंशन ही नहीं था, बोनाफाइड इंटेंशन नहीं था यूज करने का। और दूसरा कि वो जो है उसने, जब ये किसी ने एप्लीकेशन डाला कि भाई इनके नाम को हटा दिया जाए बिकॉज मैं ये नाम यूज करना चाहता हूँ, मैं अपना बिजनेस इसी नाम से प्रमोट कर रहा हूँ, और इस पर्टिकुलर बंदे ने तो इसको यूज ही नहीं किया। पर कब से यूज नहीं किया? जब अप्लाई किया उसके 3 महीने पहले तक उसने यूज नहीं किया। ये है ए। बी जो है, बी कहता है कि जिस दिन इन्होंने अप्लाई किया था इनका इंटेंशन तो था यूज करने का, लेकिन 5 साल तक इन्होंने यूज ही नहीं किया, यानी कि यहाँ पे कोई बोनाफाइड यूज ही नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में वो अप्लाई कर सकता है कोई और बंदा कि भैया इनका कैंसिल किया जाए और मुझे मेरे मेरे नाम पर ये रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 5 years, यानी मान लीजिए कि 2 साल के बाद उन्होंने यूज किया और उनका बिजनेस नहीं चला, 6 महीने में बंद हो गया, तो वापस से वो नहीं यूज कर पाए, और फिर 2-3 साल के बाद उन्होंने वापस डाला और वापस वो यूज किया। ऐसे करके उनका 5 महीना नॉन कंटिन्यूअस पीरियड रहा, तो उसको नहीं मानेंगे, उसके अंतर्गत मतलब 47 उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि 5 years कब से? जब ये रजिस्टर में चला गया उस समय से कंटिन्यूअसली वो 5 years तक यूज नहीं हुआ, यानी बोनाफाइड इंटेंशन तो था उस बंदे का, लेकिन वो यूज नहीं कर पाया, किसी कारण से वो यूज नहीं कर पाया। तो यहाँ पे कारण पर भी एक्सेप्शन है, जो कि एक्सेप्शन बताता है, जैसे मान लीजिए सेक्शन 12 में परमिटेड यूज हुआ है। व्हाट इज सेक्शन 12? आपको पता है, ऑनेस्ट कंकरेंट यूज जो है वो सेक्शन 12 है। मैंने पहले के वीडियोस में उसको एक्सप्लेन कर रखा है, इफ यू वांट टू सी यू कैन गो देयर एंड वॉच इट, ठीक है। तो इनका आइडेंटिकल है, सिमिलर है ना। तो और या फिर ट्रिब्यूनल ने उनको परमिट किया है किसी ये से, तब यहाँ पर वो एप्लीकेशन अप्लाई नहीं होगा। तो कहता है it is shown that there has been before the relevant date or during the relevant period as the case may be, यानी कि relevant date जिस दिन रजिस्ट्रेशन में गया, relevant period यानी 5 years। तो बोनाफाइड यूज ऑफ द ट्रेडमार्क बाय एनी प्रोप्राइटर thereof for the time being in relation to either सेम डिस्क्रिप्शन का गुड्स या सर्विसेज है, या फिर एसोसिएटेड विद दोज गुड्स और सर्विसेज है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है तो कोई दूध है, किसी का दही है, किसी का पनीर है, और किसी का लस्सी है, किसी का आइसक्रीम है, तो एसोसिएटेड विद दोज गुड्स और सर्विसेज जो कि डिस्क्रिप्शन में उन्होंने डाल रखा है। where in relation to goods or services in respect of which trademark is registered। इसके पहले मैं आगे जाऊं, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक बहुत फेमस केस था अमेरिकन कॉर्प का, होम कॉर्प का। वो केस जो है उसमें 47A और B को बहुत क्लियरली डिस्कस करके एक्सप्लेन कर दिया गया है। The circumstances referred to in clause B of subsection 1, यानी अभी इसका 1 का B क्या हुआ? 5 years तक उन्होंने बोनाफाइड यूज नहीं किया है। पर यहाँ पे अगेन एक्सेप्शन की तरह मैं बता रही हूँ कि मे बी उन्होंने एक्सपोर्ट किया इंडिया से, या फिर उन्होंने कोई स्पेसिफिक मार्केट में उसको लॉन्च किया है ना, तो ये यहाँ पर वो परमिटेड हो जाएगा। या फिर अंडर सेक्शन 12 वो आइडेंटिकल या नियरली रिजेम्बलिंग मार्क है जो कि रिलेटेड टू दैट गुड्स या सर्विसेज है, जिसमें कि ओरिजिनल ने
रजिस्टर कर रखा है और वहां पे अपीलेट बोर्ड या फिर रजिस्ट्रार ने उसको अलाउ किया है, तो यहाँ वो अप्लाई नहीं होगा। An applicant shall not be entitled to rely for the purpose of clause B of subsection 1, यानी कि आपका 5 years term period, और for the purpose of subsection 2 any on any non-use of trademark which is shown to have been due to special circumstances in the trade। जैसे फॉर एग्जांपल किसी टाइम में जैसे आपको याद होगा कि एब्सोल्यूट ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूजल था, जिसमें कि मॉरल इंडिसेंट होना नहीं होना चाहिए या मॉरली वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए, उसका जो प्रोडक्ट का जो सिग्नेचर है यानी कि जो मार्क है, तो मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिंत्रा जो है, वो मिंत्रा का जो लोगो था पहले यूज हो रहा था, तो काफी साल से वो यूज हो रहा था, उसमें बहुत इशू नहीं हुई थी। लेकिन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये फील हुआ कि वो बहुत इंडिसेंट है, तो यहाँ पर उन्होंने चेंज किया और उसके लिए दूसरा लाया। सपोज करो कि मैं उस तरह का वो कोई मार्क था इनका, और ये उसकी वजह से 5 साल तक उसको यूज नहीं कर पाए, तो यहाँ पर क्या हुआ गया कि वो एक स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से वो यूज नहीं हुआ। तभी आप अगर आज के डेट में देखेंगे तो मिंत्रा का जो अभी का लोगो है इट इज डिफरेंट, और जो पहले था उसको उसको मोरली इनडिसेंट माना गया, बाद आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम तो वो उन्होंने हटा दिया। पर मान लो हटाने की जगह, क्योंकि वो भी रजिस्टर्ड होगा, ये यूज नहीं कर पाए और किसी और ने 5 साल के बाद क्लेम किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो गया जिसको कि रजिस्ट्रार अलाउ करेगा कि नहीं ये इनके पास ही रहना चाहिए। रजिस्टर्ड यूजर मैंने जैसे बताया आपको कि जो प्रोप्राइटर्स रहते हैं, जो प्रोमोटर्स रहते हैं, वो जब अपने नाम पे करते हैं तो अब वो बाद में चाहते हैं कि ये कंपनी के नाम पे या फिर उसके जो ओनर्स हैं उनके नाम पे वो रजिस्टर हो जाए, तब उस सिचुएशन में वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कहलाते हैं, यानी रजिस्टर्ड ओनर कहलाते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क। इट शैल बी डीम टू बी यूज बाय प्रोप्राइटर देयर ऑफ, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि डीम का मतलब क्या होता है, मान लिया जाता है ना, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो उसको यूजीसी ने मान लिया है कि वो भी एक यूनिवर्सिटी है, उस तरह से उसको डीम टू बी यूजर मान लिया जाता है। ओके, आई वांटेड टू कंप्लीट इट टिल 50, बट मेरा टाइम ज़्यादा जा रहा है, so I will be completing it tomorrow, and we will finish off once we like we started tomorrow. Thank you so much.